हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज ये यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2023 जीके जीएस का फोर्थ मॉक टेस्ट है, जिसमें 50 प्रश्न हैं जो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों 3 मॉक टेस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 50-50 प्रश्न थे, जो पेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, एकदम चुन चुन के क्वेश्चन लिए गए हैं प्रीवियस ईयर को देखते हुए। जिस टॉपिक से, जिस चैप्टर से, जिस सब्जेक्ट से जैसे प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए थे, वैसे ही प्रश्न उठाए गए हैं। तो दोस्तों, यकीन मानिए कि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। जैसे इमोजी आज हम लोग देखते हैं, इमोजी के हिसाब से भाव देख के पता चलता था कि क्या कहने वाले हैं। तो भाव चित्रात्मक लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी इनमें से? तो इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो दोस्तों, ऋग्वेद में जो मंडल हैं वो 10 मंडल हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों, बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी पावापुरी, ऑप्शन सी उज्जैन, या फिर ऑप्शन डी लुम्बिनी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी पावापुरी में। महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त हुआ था पावापुरी में। अगला प्रश्न है, गुप्त शासन में नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? गुप्त शासन में नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। गुप्त शासन में नगर का मुख्य अधिकारी पुरवाल कहलाता था। पुरवाल कहलाता था। अगला प्रश्न है, दोस्तों कम समय में ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ, डायरेक्ट मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ, जिससे कि टाइम कम लगे और आप ज़्यादा प्रश्न कर सकें। अगला प्रश्न है, बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1483 ईस्वी में। बाबर का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में। बाबर द्वारा प्रमुख 4 युद्ध लड़े गए थे। पहला युद्ध लड़ा गया था 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध। उसके बाद में लड़ा गया था चंदेरी का नाम खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। तीसरा युद्ध था खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। चौथा युद्ध था घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष में रद्द किया था? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए, 1911 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी? बताना है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, सबको पता होगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया था? भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया था? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे? यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका थी, इसे कौन प्रकाशित करता था? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका के संपादक थे महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो दोस्तों, चौरी चौरा कांड जो है ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922। 4 या 5 फरवरी दोस्तों दिया रहता है, किसी किसी बुक में 4, किसी किसी बुक में 5 होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन दे के इसको कर सकते हैं। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में हुआ था। ये गोरखपुर में पड़ता है चौरी चौरा। अगला प्रश्न है, कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? बताना है दोस्तों, राजस्थान का डेजर्ट एरिया कौन सा नहीं है, कौन सा जिला जो है वो मरुस्थल में नहीं आता है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसलमेर। सॉरी दोस्तों, जैसलमेर नहीं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोटा। राजस्थान का कौन सा जिला मरुस्थलीय जिला नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोटा। कोटा जो है मरुस्थल क्षेत्र में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? भारत के किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? बताना है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए, सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल राज्य में। सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं?
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय वन। भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सतलज। राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? तो सतलज नदी से, सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए दोस्तों कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनायमुडी। अनायमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है? कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन को संभालता है? बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नाबार्ड। कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन को नाबार्ड संभालता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, CRR क्या है? CRR क्या है? बताना है दोस्तों CRR क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यह नकदी का अनुपात है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास जमा करना पड़ता है। यह नकदी का अनुपात है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास जमा करना पड़ता है, CRR। अगला प्रश्न है, भारत में वाणिज्यिक कर टैक्स कौन लगाता है? भारत में वाणिज्यिक टैक्स कौन लगाता है? बताइए दोस्तों, भारत में वाणिज्यिक कर है जो ये कौन लगाता है? तो दोस्तों ये केंद्र सरकार लगाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केंद्र सरकार। ऑप्शन बी सही है, केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा प्रतीक चिन्ह को किसने डिजाइन किया था? भारत में मुद्रा का जो वर्तमान में मुद्रा का जो प्रतीक चिन्ह है उसे किसने डिजाइन किया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डी उदय कुमार। डी उदय कुमार इन्होंने किया था, प्रतीक चिन्ह दिया था। अगला प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1969 से अप्रैल 1969 से मार्च 1974 तक। अप्रैल 1969 से मार्च 1974 तक ये चौथी पंचवर्षीय का टाइम पीरियड था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना को। ऑप्शन ए, प्रस्तावना बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A में कहा गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो दोस्तों उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ये सभी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान। दोस्तों ये तीनों राष्ट्रपति के चुनाव के लिए विधि अपनाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? बताना है दोस्तों, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है? बताइए दोस्तों, कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है? सेल पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? बताना है दोस्तों, इनमें से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत धारा वोल्ट। विद्युत धारा वोल्ट। विद्युत धारा का दोस्तों सही एम्पियर होता है। प्रतिरोध का ओम होता है, तापमान का कोरिकीन होता है, कार्य का अर्घ होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रमस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो प्रमस्तिष्क होता है। अगला प्रश्न है, अम्लराज या एक्वेरेजिया में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात क्या होता है? बताना है दोस्तों, अम्लराज या एक्वेरेजिया, जिसे एक्वेरेजिया बोलते हैं, इसमें सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3:1, 3:1 होता है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा बल का मात्रक नहीं है? बताना है दोस्तों बल का मात्रक इनमें से कौन सा नहीं है। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वाट। ये वाट बल का मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, शहबाज शरीफ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, शहबाज शरीफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 अप्रैल को। ऑप्शन बी 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उस एल्बम का नाम बताइए जिसके लिए फाल्गुनी शाह को सर्वश्रेष्ठ बच्चों की श्रेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला है। उस एल्बम का नाम बताइए जिसके लिए फाल्गुनी शाह को सर्वश्रेष्ठ बच्चों की श्रेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अ कलरफुल वर्ड। अ कलरफुल वर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अ कलरफुल वर्ड। अगला प्रश्न है, कौन सा देश ने G20 लीडर समिट 2023 की मेज़बानी की है? बताइए दोस्तों किस देश ने G20 लीडर समिट 2023 की मेज़बानी की है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत ने। G20 समिट भारत में हुई है 2023 में। अगला प्रश्न है, 2024 में दोस्तों ब्राज़ील में होगी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खिलाड़ी मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित थे? बताइए दोस्तों प्रसिद्ध खिलाड़ी मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित थे? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एथलीट। ये एथलेटिक्स थे, मिल्खा सिंह जो थे एथलीट थे। अगला प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस के सभी कोचों में कौन सी सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध है? वंदे भारत एक्सप्रेस के सभी कोचों में कौन सी सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वचालित दरवाजे। स्वचालित दरवाजे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 21 से 25 सितंबर 2023 तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 21 से 25 सितंबर 2023 तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का मुख्य उद्देश्य क्या है? UPITS इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के उत्पादों के लिए बाजार के अवसर प्रदान करना। उत्तर प्रदेश के उत्पादों के लिए बाजार के अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न है, महिला आरक्षण विधेयक के अंतर्गत कौन से विधायी निकाय आते हैं? महिला आरक्षण विधेयक के अंतर्गत कौन से विधायी निकाय आते हैं? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा, राज्य विधानसभाएं और दिल्ली विधानसभा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के आधिकारिक गान का विषय क्या है? पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के आधिकारिक गान का विषय क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल जश्न बोले। इसका सही आंसर हो जाएगा दिल जश्न बोले। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में पुराने संसद भवन का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर डैश कर दिया गया है। बताइए दोस्तों नई दिल्ली में पुराने संसद भवन का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर डैश कर दिया गया है। पुराने संसद भवन का दोस्तों क्या नाम है, क्या नाम बदल के रखा गया है पुराने संसद भवन का? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान सदन। पुराने संसद भवन का नाम हो गया है संविधान सदन। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। इससे पहले भारत ने हॉकी में पदक कब जीता था? बताइए दोस्तों इससे पहले भारत ने हॉकी में पदक कब जीता था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1980 मॉस्को ओलंपिक में भारत ने हॉकी में पदक जीता था। 1980 मॉस्को ओलंपिक में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? बताना है दोस्तों सार्क सदस्य देश कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। चीन सार्क सदस्य देश नहीं है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा दोस्तों बताइए क्या है? तो दोस्तों बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो है टका। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टका। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स देशों के ग्रुप का मुख्यालय कहाँ है?
दोस्तों बताना है ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों ब्रिक्स का जो मुख्यालय है वो हो जाएगा शंघाई में। ऑप्शन सी इसका सही है, ब्रिक्स का मुख्यालय है शंघाई में। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य दोस्तों कौन सा है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो हो जाएगा ऑप्शन डी नौटंकी, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बताना है दोस्तों कौन सा है। तो दोस्तों अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो हो जाएगा ऑप्शन सी बेसबॉल। बेसबॉल जो है ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ का मुख्य कार्य किस क्षेत्र में अनुसंधान करना है। डीआरडीओ का मुख्य कार्य किस क्षेत्र में अनुसंधान करना है। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी रक्षा अनुसंधान। डीआरडीओ का मुख्य कार्य किस क्षेत्र का है, तो रक्षा अनुसंधान का है। अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी साहित्य के क्षेत्र में। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घुड़खर, जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। घुड़खर अभ्यारण्य जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों 15 से 16 मिनट में 50 से 51 प्रश्न हमने आज डिस्कस किए हैं। दोस्तों कम समय में ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और दोस्तों मुझे भी और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू दोस्तों।